हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल हरियाणा एजुकेशन। ये हमारा लेक्चर फोर्थ है ऑन द सॉल्यूशन ऑफ टीजेटी साइंस नॉन मेडिकल, जो चंडीगढ़ के अंदर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था। तो इस वीडियो का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। 1 किलोग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब 1 किलोग्राम आइस जो है मेल्ट करनी है आपको, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है और सेम टेम्परेचर पर ही मेल्ट करनी है वाटर में। तो आपको आइस दे रखी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, आपको वाटर बनाना है 0 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब टेम्परेचर क्या रहा है, सेम, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, फेज का चेंज हुआ है। फेज का मतलब सॉलिड से लिक्विड फेज आ गया। तो जो भी आप हीट दोगे वो फेज चेंज करने में यूज होगी। द चेंज इन एंट्रोपी इन कैलोरी पर केल्विन इज, मतलब एंट्रोपी में कितना चेंज होगा, और एंट्रोपी किस यूनिट में होनी चाहिए, कैलोरी पर केल्विन। मतलब हीट आपकी कैलोरी में होनी चाहिए और टेम्परेचर आपका केल्विन में होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखो मास आपको गिवन है 1 किलोग्राम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा क्याऊ बाय टी। डेल्टा क्याऊ क्या है, जो आपने हीट उसको दी है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। लेकिन ये जो टेम्परेचर है टी, ये आपको केल्विन में रखना पड़ेगा। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स आपको टेम्परेचर केल्विन में रखना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने गलती से भी टेम्परेचर को 0 रख दिया, 0 डिग्री सेल्सियस की यहाँ से 0 रख दिया, तो चेंज इन एंट्रोपी इन्फिनिटी आ जाएगी। वो ए ऑप्शन को करेक्ट करके आएगा, लेकिन फाइनल आंसर की में ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। क्योंकि देखो जो क्वेश्चन है उसमें भी कैलोरी पर केल्विन पूछ रहा है, लेकिन अगर हम जल्दबाजी में अगर टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं तो आपका आंसर गलत होगा। इसलिए आपको टेम्परेचर किस में रखना है, केल्विन में। तो टेम्परेचर किस में गिवन है, डिग्री सेल्सियस में। तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, 273 केल्विन। तो अब फाइनली आपको क्या निकालना है, डेल्टा क्याऊ, जो हीट गिवन टू द आइस, ये निकालना है। अब यहाँ पर ओनली स्टेट चेंज हो रही है तो आपको लेटेंट हीट देनी पड़ेगी, और सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देना पड़ेगा। तो डेल्टा क्याऊ इक्वल टू एम इंटू में एल एफ। तो एम तो मास है, एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अब आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर की गिवन नहीं है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, और मास आपको गिवन है 1 किलोग्राम है। तो यहाँ पे ग्राम है तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 ग्राम। तो यहाँ पर आप 1000 रख दीजिए, यहाँ पर 80, तो आपका आंसर कैलोरी में आ जाएगा, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा क्याऊ जो हीट जो दी है आपने आइस को, वो 80,000 कैलोरी दी है। और चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा क्याऊ बाय टी। तो 80,000 को आप 273 से डिवाइड करोगे तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा, 293 कैलोरी पर केल्विन। तो अगर हम ऑप्शन से जाएं तो डी जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा टेम्परेचर केल्विन में पुट किया जाता है, और लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन होती है आइस की वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। मीन्स 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको 80 कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन एलिमेंट पी डीकेज फर्स्ट बाय द पोजिस्ट्रॉन एमिशन। मीन्स कोई एलिमेंट है पी, सबसे पहले वो पोजिस्ट्रॉन एमिट करता है, देन फॉलोविड बाय 3 अल्फा पार्टिकल, फिर 3 अल्फा पार्टिकल निकालता है, एंड ए गामा रे इन सक्सेशन, मतलब बाद में गामा रे निकाल देता है, एक फोटोन। अगर प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस हैज मास नंबर 225 एंड एटॉमिक नंबर 87, मतलब जो प्रोडक्ट, जो फाइनली जो न्यूक्लियस बना होगा उसका जो मास नंबर है वो 225 है और एटॉमिक नंबर 87 है। तो मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर पी का पूछ रहा है। पी का मतलब जो स्टार्टिंग में जो आपने एलिमेंट लिया था उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है, ये पूछ रहा है।
तो देखिए कुछ ऐसा सीन है कि सबसे पहले आपने P एक एलिमेंट लिया न्यूक्लियस, तो वो सबसे पहले उसने एक पोजिस्ट्रॉन निकाला, यहाँ पे कुछ बन गया, फिर उसने 3 अल्फ़ा पार्टिकल निकाल दिए, फिर यहाँ पर जो न्यूक्लियस बना फिर एक गामा फोटोन निकाल दिया, तो फाइनली आपका ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस बन गया। अब अगर हम इसको P मानते हैं ZA, तो इससे हमारा X बन गया एक पोजिस्ट्रॉन निकाल के, और फिर 3 अल्फ़ा निकाल के Y कोई न्यूक्लियस बन गया, फिर एक गामा फोटोन निकाल के Z कोई न्यूक्लियस बन गया। और Z का आपको 87 तो एटॉमिक नंबर गिवन है और 225 मास नंबर गिवन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोजिस्ट्रॉन है ये आपका E प्लस क्या होता है, पोजिस्ट्रॉन होता है, और E माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और ये आपका अल्फ़ा पार्टिकल होता है। तो जो पोजिस्ट्रॉन है आपका E प्लस, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E+1 0। इलेक्ट्रॉन को E माइनस तो सिंबल है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में, E नीचे -1 ऊपर 0। अल्फ़ा पार्टिकल जो है हीलियम-2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर P जो न्यूक्लियस था इनिशियल, ZA उसका एटॉमिक नंबर लिया था, A हमने मास नंबर लिया था, तो हमें Z निकालना है और A निकालना है। और ये भी हमें पता है जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें हम Z को बैलेंस करते हैं और A को। Z मतलब एटॉमिक नंबर, तो हम दोनों साइड एटॉमिक नंबर बैलेंस करते हैं और दोनों साइड मास नंबर भी बैलेंस करते हैं। तो ये आपका था PZA। तो यहाँ से अगर एक पोजिस्ट्रॉन निकला है, पोजिस्ट्रॉन का सिंबल E प्लस है और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, E+1 0, मतलब मास नंबर लेके नहीं गया तो मास नंबर क्या रहेगा, सेम। तो A तो सेम रहा, लेकिन Z में से एक अगर पोजिस्ट्रॉन के पास चला गया तो यहाँ पर कितना बचा, Z-1। ऐसे ही 3 अल्फ़ा है, एक अल्फ़ा हमने लिख दिया हीलियम-2 तो 3 दूनी 6, तो Z-1 में से 6 एटॉमिक नंबर कौन ले गया, 3 अल्फ़ा पार्टिकल। तो Z-1 में से 6 कम कर दोगे तो Z-7 हो जाएगा। और A जो है मास नंबर था 4 तिये 12, तो 12 मास नंबर कौन ले गया, 3 अल्फ़ा, तो A में से A-12 हो जाएंगे। अब है गामा रे। गामा रे जब भी निकलता है तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आते हैं, तो Z जो है वो Z-7 ही उसका एटॉमिक नंबर रहेगा और A-12 ही उसका मास नंबर रहेगा। फाइनली आपको Z के एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको गिवन है। Z-7 किसके इक्वल गिवन है, 87 के, और A-12 किसके इक्वल गिवन है, 225 के। तो यहाँ से Z की वैल्यू 94 आ जाएगी और A की वैल्यू 237 आ जाएगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो A है मास नंबर है, जो इनिशियल आपने P लिया था उसका एटॉमिक नंबर 94 है और मास नंबर 237 है। तो अगर हम ऑप्शन से जाएं तो B जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोई इलेक्ट्रॉन, पोजिस्ट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल जब एमिट होते हैं तो उनका मास नंबर, उसका एटॉमिक नंबर कितने से चेंज हो जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्याऊ वैल्यू ऑफ द रिएक्शंस। मतलब ये आपको कोई न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको क्याऊ वैल्यू निकालनी है कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन में क्याऊ वैल्यू क्या है। क्याऊ वैल्यू का मतलब होता है कि कितनी एनर्जी इसमें रिलीज हुई है। आपको मास ऑफ नाइट्रोजन का गिवन है, इतना है, ड्यूटेरियम का गिवन है, इतना है, कार्बन का गिवन है, इतना है, और हीलियम का गिवन है, इतना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो अब आपको पता होना चाहिए क्याऊ वैल्यू क्या चीज़ होती है। क्याऊ वैल्यू होती है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू में C²। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्याऊ वैल्यू का मतलब होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू में C², मतलब मास में जो कमी आई है वो कमी किस में चली गई, एनर्जी रिलीज में चली गई। तो देखो मास ऑफ रिएक्टेंट का मतलब नाइट्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों का मास आपको ऐड करना पड़ेगा, तो मास ऑफ रिएक्टेंट का आ जाएगा। कार्बन और हीलियम का मास ऐड करोगे तो मास ऑफ प्रोडक्ट का आ जाएगा। इन दोनों का मास जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा
16.01717 AMU, और इन दोनों का मास ऐड करोगे तो डायरेक्ट ही हो गया 12 और 4 16.002603 AMU। तो यहाँ पर आपको क्याऊ वैल्यू जब आप लिखोगे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो अगर इसमें से आपको ये वैल्यू घटानी पड़ेगी। तो जब इसमें से अगर आप ये वैल्यू घटाओगे तो इसमें आंसर आएगा 0.014567 AMU इंटू में सी स्क्वेयर। अगर हम AMU की जगह या तो वैल्यू रखें और सी की जगह भी हम वैल्यू रखें, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो हमें पता है 1 AMU इंटू में सी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो हम AMU इस पूरे की जगह AMU इंटू सी स्क्वेयर की जगह 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देंगे। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारा जो आंसर है 13.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो 13.6 के नियर अबाउट होगा। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर जो होगा वो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको मास गिवन था। अगर किसी क्वेश्चन में आपको बाइंडिंग एनर्जी गिवन हो, बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस की, तो क्याऊ वैल्यू जो होती है वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होती है ओनली। यहाँ पे आपने मास ऑफ रिएक्टेंट पहले लिखा, मास ऑफ प्रोडक्ट बाद में लिखा। यहाँ पर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी घटती है। तो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी गिवन हो किसी क्वेश्चन में तो आप क्याऊ वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको मास गिवन हो तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू में सी स्क्वायर करोगे। यहाँ पर कोई भी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये था आपका ये क्वेश्चन जिसमें आपने क्याऊ वैल्यू निकाली किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की और आंसर आया आपका 13.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके नियर अबाउट जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन है आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए डैम्ड ओसिलेटर बिकम्स हाफ इन 1 मिनट। मतलब हमें पता है डैम्ड ओसिलेटर जो होते हैं उनका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता है और बिकम्स हाफ इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में उसका एम्पलीट्यूड हाफ हो गया। और एम्पलीट्यूड आफ्टर 3 मिनट विल बी 1/x टाइम द ओरिजिनल। तो मतलब कहता है 3 मिनट के बाद उसका जो एम्पलीट्यूड है इनिशियल वैल्यू का 1/x हो गया। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हमें तो ये पता है एम्पलीट्यूड जो होता है डैम्ड ओसिलेटर का एक्सपोनेंशियली डीके होता है टाइम के साथ। और किसी भी टाइम पर एम्पलीट्यूड जो होता है वो A=A0 e⁻⁻b/2m इंटू टी, मतलब b/2m। b क्या है यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट है और m क्या है मास है। तो एम्पलीट्यूड जो है किसी भी टाइम पर देखो e⁻- टाइम माइनस है ना, तो इसलिए एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है टाइम के साथ। t टाइम है, b आपका डैम्पिंग कांस्टेंट है और m आपका मास है। और e⁻- के साथ है टाइम, तो इसका मतलब तभी तो वो एक्सपोनेंशियली डीके करेगा टाइम के साथ, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली टर्म कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। और नीचे आएगी तो टाइम बढ़ेगा, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो a क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एम्पलीट्यूड किसी भी टाइम t पर ऐसे दिया जाता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचिए, अगर t आपको कितना गिवन है 1 मिनट, तो a आपका कितना हो जाएगा A0/2, हाफ हो गया था। मतलब एम्पलीट्यूड हाफ है तो A0 जो स्टार्टिंग में था इनिशियल एम्पलीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड t=0 पर, तो इनिशियल एम्पलीट्यूड का ये a हाफ हो गया। मतलब अगर इनिशियली A0 है तो 1 मिनट पे ये A0/2 हो जाएगा। तो आपने A0/2 रख दिया इक्वल टू A0 e⁻- का b/2m इंटू में 1। तो ये A0 से A0 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 किसके इक्वल आ गया, e⁻- का b/2m। नेक्स्ट क्या गिवन था कि एट t = 3 मिनट पर क्या होगा, a किसके इक्वल हो जाएगा A0/x से। मतलब आफ्टर 3 मिनट
एम्पलीट्यूड विल बी 1/x टाइम्स द ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या था ए नोट, तो 1/x टाइम्स हो गया, तो ए नोट को 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो ए नोट बाई एक्स ही आ जाएगा। तो ये आपका आ गया ए नोट बाई एक्स। यहाँ पे आपने ए नोट बाई एक्स रख दिया इक्वल टू ए नोट ई की पावर b/2m और t की जगह 3 रख दिया। तो ए नोट से ए नोट कैंसिल आउट हो गया, 1/x किसके इक्वल आ गया। इसको देखो आप e की पावर माइनस का 3b/2m लिख सकते हो, 3 की और b की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगर हम चाहें तो e की पावर माइनस b/2m की पावर इसका 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर a की पावर m और उसकी पावर n हो तो a की पावर m इंटू n हो जाती है। यही चीज़ ये अगर हमने पावर वाला, अगर ये आइडेंटिटीज़ अगर आपको पता है कि a की पावर m और उसकी पावर n हो तो a की पावर mn हो जाती है। यहाँ पे e की पावर माइनस का b/2m है और फिर सारे की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर क्या होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। तो 1 और ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है ऊपर निकाली हुई है 1/2 है, तो ये 1/2 की क्या हो गई 3, तो 1 की पावर 3 तो 1 आएगा और नीचे 2 की पावर 3 रहेगी। तो 1/x अगर इसके बराबर है तो x किसके बराबर होगा 2 की पावर 3 के। तो अगर हम इसके ऑप्शन से जाएं तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा आपका। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए किसी भी टाइम पर कितना है, और फिर आपको किसी भी टाइम पर गिवन है तो उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और वो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जो पूछ रहा है उसमें कैसे यूज करोगे आप, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लैपलास इक्वेशन इन सीजीएस गॉसियन सिस्टम इज, मतलब लैपलास इक्वेशन पूछ रहा है सीजीएस गॉसियन सिस्टम में क्या होगी। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डेल डॉट ई होता है वो किसके इक्वल होता है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसी से आपकी पॉइजन इक्वेशन निकल के आती है डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस का रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी पॉइजन इक्वेशन होती है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसा लिख रहे हो डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ग्रेडियंट होता है किसका, पोटेंशियल का। यहाँ पर वी क्या है आपका, पोटेंशियल है, और ये आपका क्या है, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का। और ये आपका डॉट लगा हुआ है ये है डाइवर्जेंस, और अगर बीच में क्रॉस लगा होता वो होता था करल। तो यहाँ पर आपको पता है कि डेल डॉट ई किसके बराबर होता है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखते हैं, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वी। तो यहाँ पर जो आपकी पॉइजन इक्वेशन आती है वो डेल स्क्वायर वी किसके इक्वल आती है, माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इन फ्री स्पेस में तो कोई चार्ज नहीं होता, तो रो भी कितना होगा, 0। तो रो अगर 0 होगा तो डेल स्क्वायर वी कितना आ जाएगा, 0। ये आपकी लैपलास इक्वेशन है। इसी के अंदर आपको एसआई सिस्टम में भी यही होगी और सीजीएस सिस्टम में भी यही होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0 होगा लैपलास इक्वेशन सीजीएस सिस्टम में। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और सॉल्यूशन अगर आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।